श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज इश्कबाज सेशन 2 and this story is begin from chapter 255 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। रखी थी रॉकी ने नताशा के नाक से उसकी नाथ निकाल कर साइड में रख दी और धीरे से झुककर उसके होठों पर लाइट कुस किया। रॉकी लगभग 5 मिनट तक उसके होठों पर किस करता रहा। नताशा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। अब रॉकी का दूसरा हाथ नताशा की कमर पर चलने लगा तो नताशा के शरीर में कट दौड़ रहा था। लगभग 5 मिनट बाद रॉकी सभी गहनों को साइड के टेबल पर रखकर एक बार फिर नताशा के करीब आने लगा। तभी नताशा घबराते हुए रॉकी के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, र रॉकी पापा प्लीज अभी। रॉकी समझ चुका था नताशा अभी घबरा रही है और आज की रात वह नताशा के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। इसलिए ना चाहते हुए भी अपना चेहरा मायूस बनाते हुए नताशा से थोड़ा दूर होते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं और कुछ दिन तुमसे दूर रह लूंगा। मैं समझ सकता हूँ मैं तुम्हें जो तकलीफ नहीं है उसके बाद मुझे ये सजा बर्दाश्त करनी ही होगी। तुम आराम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। और इतना कहकर रॉकी मायूसी से वहां से उठकर जाने लगा। तभी नताशा ने घबराते हुए तुरंत ही रॉकी का हाथ पकड़ लिया और अपनी घबराई हुई आवाज में पूछा, तुम मुझे छोड़कर स्टडी रूम में क्यों जा रहे हो? यहाँ भी तो रह सकते हो ना। और यह सुनकर रॉकी मायूस का चेहरा बनाए हुए अपनी दुखी आवाज में बोला, नहीं रह सकता ना, तुम्हारे सामने रहकर मुझे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मुझे करने ही नहीं दोगी और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा तब तक जब तक तुम मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो जाओ और अपने करीब आने की इजाजत न दो, क्योंकि आपने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। इनफैक्ट अब मेरे लिए ये काम और आसान हो जाएगा क्योंकि कल सुबह मुझे अपनी कॉन्सर्ट के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए अमेरिका से बाहर इंग्लैंड जाना है। मुझे लगता है यह वक्त काफी होगा तुम्हें मेरे लिए रेडी करने के लिए, इसलिए तुम यहाँ आराम करो, मैं जाता हूँ। इतना कहकर रॉकी वहां से जाने लगा। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा तभी नताशा के दिल में एक घबराहट हो गई। उसने इस तरह रॉकी को जाता हुआ देखा तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल निकलकर सीने से बाहर आ जाएगा। नताशा अपने दिल के हाथों मजबूर तुरंत ही घबराते हुए जल्दी से बेड से नीचे उतरी और दौड़कर रॉकी को पीछे से हग कर लिया। उसने रॉकी की पीठ पर अपना सर रखते हुए घबराती हुई आवाज में कहा, नहीं रॉकी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अब 1 सेकंड तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, प्लीज मेरे पास रहो। और नताशा की इस बात को सुनकर रॉकी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे की मुस्कान को गायब कर धीरे से पलटकर नताशा के चेहरे को अपने हाथों में थामकर प्यार से कहा, लेकिन कैसे रहूं? अगर यहाँ रहा तो अपना कंट्रोल लूज कर जाऊंगा और फिर मैं तो तुम्हें कौन कह रहा है कंट्रोल करने को? आई अंडरस्टैंड दैट टुडे अ वेडिंग नाइट, बस मुझे थोड़ी सी। और इतना कहते हुए नताशा ने अपनी नज़र शर्म से नीचे कर ली और नताशा की बात सुनकर रॉकी उसके चेहरे को यूं ही अपने हाथों में थामे हुए उसके करीब छूकर धीरे से अपनी सांसें उसके होठों के पास छोड़ते हुए बोला, जब मालूम है तो मुझसे शर्माने की जरूरत क्या है? आज से हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ है, तुम मेरी और मैं तुम्हारा हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हारी बॉडी का हर हिस्सा देखा है, बस आज उसे अपना बना लूंगा। और इतना कहकर रॉकी बिना एक पल की देरी किए तुरंत ही नताशा के होठों पर होठ रख देता है। नताशा रॉकी के इस सडन एक्ट से कुछ पल के लिए हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रॉकी के बालों में हाथ चलाते हुए उसको कुस करने में उसका साथ देने लगी। नताशा का साथ पाकर रॉकी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत ही नताशा को अपनी गोद में उठाया और उसे यूं ही कुस करते हुए बेड पर लेकर आया। उसने बिना KUSS ब्रेक किया अगले ही पल उसके ऊपर आते हुए अपनी कुस को पैशनेट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों की काफी डीप हो गई थी। रॉकी के हाथ अब नताशा की बॉडी पर चलने लगे थे, जिन्हें महसूस करते हुए नताशा सिसकियां भर रही थी। रॉकी उसकी कमर को काफी सीरियस तरीके से अपने हाथों से सहलाते हुए उसकी पूरी बॉडी पर उन्हें फील कर रहा
था। रॉकी नताशा के होठों को अपने होठों में लेकर उन्हें शक करते हुए लिक कर रहा था। वह उसके होठों पर हल्के हल्के बाइट करते हुए उन्हें स्मूच के साथ कुस कर रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ ऊपर की तरफ जाते हुए नताशा के सीने को अपने हाथों से फील कर रहे थे। कपड़ों की नताशा के अंडरक्लॉथ के ऊपर से ही उसके सीने को हल्की हल्की प्रेस करने लगा, जिन्हें महसूस करते हुए नताशा को अपनी बदन में काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी बॉडी में लगभग कर्क महसूस हो रहा था। उसकी सिसकियां निकलने लगी थी। नताशा को कुस करते हुए रॉकी को उसके मुंह के अंदर दाखिल होना था, लेकिन नताशा ने अपना मुंह नहीं खोला था। अब रॉकी यूं ही उसे कुस करते हुए धीरे से अपने हाथों को उसके अंडरक्लॉथ पर रखते हुए कुछ जोर से दबा देता है। आह की आवाज के साथ नताशा ने अपने मुंह खोल दिया, जिसका फायदा उठाकर रॉकी ने अपनी जीभ उसके मुंह में इंटर कर दी और वह नताशा की जीभ को अपने होठों से शक करते हुए उसे फ्रेंच कुस करने लगा। वह उसके मुंह के हर कोने को एक्सप्लोर कर रहा था। इसके साथ ही उसने अपने हाथों की हरकत जारी रखी। कुछ देर बाद उसने नताशा के होठों को छोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी विडली आवाज में कहा, वाइफी यू लुक सो हॉट एंड अडोरेबल, आई फील लाइक आई एम गोइंग टू क्रेजी फॉर यू, टुडे आई विल मेक यू माई ओनली माई। कहते हुए रॉकी ने अचानक ही नताशा को पलटकर उसकी पीठ पर बेतहाशा कुस करना शुरू कर दिया। नताशा रॉकी के साथ होठों से अपनी पूरी बॉडी में होने वाली बेचैनी को महसूस कर रही थी। वह उसकी बातों को सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसने सिसकियां पड़ते हुए थोड़ा घबराते हुए रॉकी से कहा, आह रॉकी, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर जा रहे थे ना। और तभी रॉकी उसकी बातों को सुनकर उसकी पीठ को लिक करते हुए बोला, कोई पागल ही होगा जो अपनी वेडिंग की फर्स्ट नाइट को अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जाए। आज तो तुम मुझे यहाँ से धक्के मार कर भी निकालती तो नहीं जाता। मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था। सच तो ये है कि आज की रात में खुद को नहीं रोक सकता। तुम्हें मेरा होना होगा वाइफी। रॉकी की बातों में तड़प और बेचैनी साफ नजर आ रही थी, लेकिन नताशा उसकी बातों को सुनकर पूरी तरह हैरान थी। इसका मतलब था कि रॉकी ने उसे ट्रिक किया था, उसे बेवकूफ बनाया था। अब नताशा को अपनी बेवकूफी पर शर्मा रही थी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। कई रॉकी उसके करीब आने के लिए इतना ड्रामा कर रहा था। नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, क्योंकि रॉकी उसकी पीठ पर अपनी शिद्दत लूट रहा था। वह लगभग हर तरीके से नताशा को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा था। उसकी बॉडी पर कुस करते हुए उसे लिक कर रहा था। नताशा ने तो शर्म से अपनी आंखें बंद कर की थी और रॉकी को उसकी मनमानी करने दे रही थी। नताशा की लगातार सर क्या निकल रही थी, जिन्हें सुनकर रॉकी और भी ज्यादा विडली और पागल हो रहा था। अब रॉकी उसकी पीठ पर कुस करते हुए अपने दांतों से उसके अंडरक्लॉथ की डोरी को खोल देता है और अगले ही पल उसे पलटकर अपने सामने करता है। अब वह नताशा के गले और ब्यूटी बॉन्ड पर कुस करते हुए अगले ही सेकंड उसके अंडरक्लॉथ को उसके जिस्म से अलग कर देता है। अब नताशा अपने अपर ईयरवियर में उसके सामने थी, जिन्हें देखकर रॉकी लगभग पागल होने लगा था। रॉकी ने अगले ही पल अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर रखकर उसे प्रेस करते हुए कुस करना शुरू कर दिया। नताशा के लिए यह नया एहसास था। उसकी पकड़ अपनी बेडशीट पर कस रही थी, लेकिन उसने रॉकी को रोकने की कोशिश नहीं की। देखते ही देखते रहोगे नहीं, एक झटके में उसके ईयरवियर के 2 टुकड़े कर दिए और वह पागलों की तरह उसके सीने पर टूट पड़ा था। लगभग 5 मिनट की शिद्दत के बाद वह धीरे से नताशा से अलग हुआ और अगले ही झटके में उसने अपना कुर्ता निकालकर फ्लो पर फेंक दिया। अब रॉकी भी शर्टलेस नताशा के सामने था। नताशा ने तो शर्म और घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अब रॉकी धीरे धीरे उसकी पेट और नवल पर कुस करते हुए नीचे की तरफ गया और उसने एक झटके में उसके लहंगे को भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अब नताशा को और भी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। रॉकी धीरे धीरे नीचे की तरफ आकर उसके इनरवियर के ऊपर से ही उसे कुस करना शुरू कर देता है, जो महसूस करते ही नताशा को अपने बदन में अकड़न से महसूस हो रही थी। कुछ ही पल बाद नताशा की सिसकियां काफी तेजी से निकल रही थी, क्योंकि वह रॉकी के होठों को अपने सॉफ्ट एरिया पर महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद देखते हैं दोनों के कपड़े फ्लो पर गिरे हुए थे और अब रॉकी धीरे से नताशा के ऊपर आया और उसे कुस करते हुए अपनी पोजीशन बनाने लगा। नताशा को तो पहले ही घबराहट हो रही थी, ऊपर से रॉकी का ये शिद्दत वाला प्यार। बेबी गेट रेडी टू बी माई कहते हुए रॉकी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। रॉकी की यह बात सुनकर नताशा शर्म के बारे में पूरी तरह
लाल हो रही थी, उसके गाल जल रहे थे, उसका गोरा रंग गुलाबी पड़ने लगा था। लेकिन तभी रॉकी को कुछ याद आया और उसने घबराते हुए तेज आवाज में कहा, ओह शीट, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूँ, ओह शीट शीट शीट। रॉकी, जो कि इस वक्त नताशा के ऊपर ही झुका हुआ था, दोनों के बदन पर कपड़े का एक नाम और निशान नहीं था। दोनों ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अचानक उसे इस तरह परेशान देखकर नताशा ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या क्या हुआ, तुम अचानक इतना परेशान क्यों हो रहे हो? रॉकी, सब ठीक तो है। ओह सॉरी वाइफी, बट मैं तो प्रिकॉशन लाना ही भूल गया। बट यू डोंट वरी, तुम तो मेरी ही हो, तू ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेट्स कंटिन्यू। और इतना कहकर रॉकी एक बार फिर नताशा के होठों की तरफ झुका, लेकिन तभी उसकी बात सुनकर नताशा पूरी तरह शॉक थी। वह अगले ही पर रॉकी को खुद से दूर करते हुए शॉकन रिएक्शन देते हुए बोली, व्हाट, तुम प्रिकॉशन नहीं ले और तुम मेरे पास आ रहे हो? तुम हटो यहाँ से, तुम इतनी इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल सकते हो? रॉकी, हटो, जाने दो मुझे। और इतना कहकर नताशा रॉकी को खुद से दूर करने लगी। तभी रॉकी उसे इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर अचानक ही रोकते हुए बोला, अरे बेबी, लेकिन तुम जाकर रही हो? अरे सुनो तो यार, हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो इसमें प्रिकॉशन की क्या जरूरत है? कम ऑन, इधर आओ मेरे पास, तुम आज की रात मुझे रोक नहीं सकती। और रॉकी की इस बात को सुनकर नताशा मुंह बनाते हुए थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, अच्छा, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था रॉकी। अरे हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो क्या हुआ, प्रिकॉशन जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, मैंने तुम्हारा कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया। अगर तुम्हें कोई बीमारी हुई और वह बीमारी मुझे लग गई तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? नो नो रॉकी, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए खुद को यहीं रोक लो, क्योंकि नो प्रिकॉशन नो लव। अगर तुम्हें मेरे करीब आना है तो जाओ, प्रिकॉशन लेकर आओ, वरना नहीं। और इतना कहकर नताशा ने रॉकी को खुद से दूर धकेल दिया और पूरे ब्लैंकेट से अपनी बॉडी को कवर करके दूसरी तरफ मुंह करके पलट गई। और अब रॉकी का मुंह देखने लायक था। रॉकी, जो कि अब तक फुल मूड में आ चुका था, अचानक इस पॉइंट पर कंट्रोल करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। उसने नताशा को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नताशा भी टस से मज नहीं हुई। मैंने कहा नो रॉकी, जो मतलब नो, यू नो व्हाट, तुम हमारी शादी को लेकर सीरियस थे ही नहीं, वरना तुम पहले ही हर चीज का इंतजाम रखते हैं और जब नहीं रखा तो बर्दाश्त करो। अब नताशा की इस बात को सुनकर रॉकी समझ चुका था कि नताशा उसे सचमुच अपने करीब नहीं आने देगी। लेकिन रॉकी भी रॉकी था, उसने भी फैसला कर लिया था कि वह अपनी वेटिंग नाइट खराब नहीं होने देगा। वह अचानक की बिस्तर से उठा और फ्लो पर गिरा हुआ अपना पजामा उठाकर पहन लिया। नताशा, जो कि अपना चेहरा दूसरी तरफ करके लेटी हुई थी, वह अपनी तिरछी नजर से रॉकी को बेड से उतरता हुआ देख रही थी। रॉकी जाने से पहले खूंदस नजर से नताशा को देखता है, ठीक है, तुम बिन प्रिकॉशन के मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी ना, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर रॉकी शर्टलेस ही सिर्फ पजामा पहने अपने कमरे से बाहर निकल गया। रॉकी को इस तरह जाता हुआ देखकर नताशा एक पल के लिए घबरा गई, कहीं वह उससे नाराज होकर तो नहीं चला गया। लेकिन फिर वह ठंडी सांस लेते हुए बोली, चला गया तो चला गया, मैं उसके एक दिन के मजे के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे भी गलती उसने की है तो सजा तो उसे ही मिलेगी। इतना कहकर नताशा अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और क्लोज इट रूम में जाकर वह अपने पहनने के लिए कोई कपड़ा देखने लगी। तभी उसकी नजर रॉकी के एक वाइट शर्ट पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत वह शर्ट अपने हाथों में ली और उसे पहनते हुए शरारत भरी आवाज में अपने आप से बोली, तो रॉकी डेविडसन, तुमने आज तक मुझे बहुत तंग किया है, अब मेरी बारी है, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस तरह देखकर तुम खुद को तड़पने से रोक नहीं पाओगे और तुम्हारे चेहरे के रिएक्शन देखकर मुझे तो बड़ा मजा आएगा। आज की रात तुम हमेशा याद रखोगे। इतना कहकर नताशा व्हाइट कलर का शर्ट पहनकर उछलते कूदते वापस बेड पर आ गई। नताशा ने जानबूझकर यह कपड़ा पहना था कि अगर रॉकी वापस कमरे में आया तो उसे इस तरह देखकर उसे अपने अंदर ही बेचैनी महसूस होगी और अपनी गलती का एहसास होगा। वहीं दूसरी तरफ रॉकी गुस्से से कमरे से बाहर तो निकल गया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी वेटिंग नाइट को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करे, क्योंकि उसे खुद पर कंट्रोल तो था नहीं। और तभी उसकी नज़र सामने क्रिश के कमरे के दरवाजे पर गई, जिसे देखकर उसके कदम अपनी जगह पर जम गए। वहीं दूसरी तरफ क्रिश और आशी का कमरा। साइको, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, वह भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3।
वॉट पूरे 3 गिफ्ट, वह भी इतनी रात को? ओके फाइन, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे सुबह कहना, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले मेरे पास आओ और अब कोई ड्रामा मत करना वरना, कहते हुए क्रिश की आवाज में वार्निंग थी, जिसे सुनकर आशी पहले तो घबरा रही थी लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं 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 साइको, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए जो तुम मुझे अभी दे सकते हो। वॉट, अभी अभी क्या चाहिए तुम्हें फायरफ्लाई? तुम कहते हुए क्रिश जैसे ही आशी पर गुस्से से झपटने वाला था तभी आशी उसे रोकते हुए बोली, अरे रे रे, पहले रुको तो साइको, सुन तो लो, तुम तो जब देखो मुझे कच्चा चबाने पर दौड़े रहते हो। अरे मैं तुमसे छोटी छोटी चीज मांगूंगी, मेरी डिमांड ज्यादा बड़ी नहीं है, बस मेरा पहला गिफ्ट है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत तरीके से सजी हूं तो तुम मेरी ब्यूटी की तारीफ करो, मेरी मेहंदी में अपना नाम देखकर बताओ कि कैसी है, और मेरी दूसरी शर्त है कि तुम मुस्कुराओ, अपनी ये दांतों की चमकार बत्ती सी मुझे दिखाओ और कहो, आशी तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, आई लव यू आशी, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तुमने मुझे सिर्फ एक बार आई लव यू कहा है, ये भी कोई बात हुई? और मेरी तीसरी और फाइनल शर्त, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम रोज मुझे दिन में 2 बार नहीं 3 बार नहीं, कम है हाँ पूरे 5 बार आई लव यू खाओगे, हाँ वह भी रोज रोज, एक सुबह सुबह, दूसरा दोपहर 12 o'clock बजे, तीसरा शाम को 4 o'clock, चौथा रात को 9 o'clock बजे और 5वां रात को। कहते हुए आशी अपनी उंगलियों पर टाइम गिन रही थी और अपने क्यूट अंदाज में KUSS बच्चे की तरह अपनी शर्त बता रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर क्रिश की आंखें फैल गई। इससे पहले आशी अपना लास्ट टाइम बताती तभी क्रिश अगले ही पल उसके दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़कर उसे लगभग हिलाते हुए अपने सामने करके बोला, वॉट, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? फायरफ्लाई तुम पागल हो क्या? तुम इस तरह की बकवास बातें लाती कहाँ से हो अपने दिमाग में? मैं कुछ नहीं करने वाला समझी? आहा नहीं साइको, तुम्हें मेरे सारी शर्त पूरी करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी, समझे? और आज तो मैं तुम्हारे डांटने पर भी नहीं डरूंगी, और अगर तुमने मुझे डराया ना तो मैं। और इससे पहले कि यहाँ से कुछ कह पाए क्रिश उस पर लगभग गुर्राते हुए बोला, वॉट, तुम मुझे धमकी दे रही हो? लगता है तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है फायरफ्लाई, बट यू डोंट वरी, तुम्हारी इस पागल दिमाग को ठिकाने लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और इतना कहकर क्रिश ने अगले ही पल जैसे ही उसके होठों की तरफ झुकने लगा तभी आशी थोड़ा घबरा गई, लेकिन तभी अचानक कि उनका दरवाजा नॉक होता है और क्रिश अपनी ही जगह पर रुक गया। उसकी नीली कठोर आंखें दरवाजे की तरफ गई तो उसका चेहरा सर्द होने लगा था, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा शख्स उसके रोमांटिक टाइम को बर्बाद करने आया था, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। क्रिश ने दरवाजे को इग्नोर कर एक बार फिर आशी की तरफ झुकना शुरू कर दिया, लेकिन तभी दरवाजा एक बार फिर नॉक होता है और इसी बात का फायदा उठाकर जल्दी से क्रिश को खुद से दूर करते हुए बोली, साइको देखो ना, कोई दरवाजे पर है, शायद कुछ इम्पोर्टेंट होगा। और इतना कहकर आशी जल्दी से पीछे की तरफ हुई। आशी की बात सुनकर क्रिश को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बात सही भी थी। यही सोच करना चाहते हुए भी वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने की तरफ गया। अब क्रिश ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े शख्स को देखकर वह कुछ पल के लिए हैरान था, क्योंकि रॉकी उसके सामने शर्टलेस सिर्फ अपने पजामे में थोड़ा नर्वस और घबराते हुए खड़ा था। इस वक्त यहाँ रॉकी होगा, ये बात क्रिश ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वह भी इस कंडीशन में। लेकिन फिर उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर कोल्ड वॉइस में पूछा, वॉट? क्रिश कुछ तरह सवाल पूछने पर रॉकी थोड़ा नर्वस होकर अपनी नज़र इधर उधर करते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में धीरे से बोला, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम, बट आई नीडेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई हैड टू कम, प्लीज कैन यू गिव मी सम, एक्चुअली आई एम फॉरगेट इट टू बाय। इस समय आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे KUSS बहुत जरूरी चीज की जरूरत थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। कृपया क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? दरअसल मैं इसे खरीदना भूल गया हूँ, शर्म से अपने नाखून चबाते हुए। ओ गॉड, दिस इज सो एम्बैरसिंग, यू गाइज आर कैरी ऑन। हे भगवान, ये बहुत शर्मनाक है, तुम लोग करो जो करना था, कहकर रॉकी शर्माते हुए जैसे ही वहां से भागने को हुआ, तभी क्रिश शायद रॉकी की बात को समझ चुका था। उसने उसे आवाज देते हुए कहा, स्टॉप। क्रिश की ठंड वॉइस को सुनकर रॉकी के दौड़ते हुए कदम अचानक ही रुक गए, और तभी क्रिश वापस कमरे में आकर अपनी ड्रॉ में से एक बॉक्स निकालकर कमरे से बाहर आया और रॉकी के सामने
आकर उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथों में वह बॉक्स पकड़ा दिया। आगे से ध्यान रखना, ये तुम्हारा सेकंड टाइम है, अगली बार से मुझे मेरे रोमांटिक टाइम में डिस्टर्ब किया तो नताशा को नीदरलैंड भेज दूंगा, समझे। और इतना कहकर क्रिश वहां से जाने को हुआ, तभी अचानक ही कुछ सोचकर वह बिना पीछे मुड़े एक बार फिर रॉकी से बोला, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग नाइट। इतना कहकर क्रिश वहां से जाने लगा, लेकिन तभी रॉकी को अपने भाई के मुंह से यह शब्द सुनकर उसके दिल में बहुत खुशी हो रही थी। वह अचानक ही पलटकर दौड़कर क्रिश के पास आया और सके उसके सीने से लग गया। वह क्रिश को कस के गले लगाकर थोड़ा इमोशनल और खुश होते हुए बोला, थैंक्स ब्रो टू मेक माई लाइफ बेटर एंड टू इंट्रोड्यूस मी टू माई ट्रू लव। मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मुझे मेरे सच्चे प्यार से मिलवाने के लिए, मेरी इतनी गलतियां के बावजूद मुझे माफ करके मेरी भलाई के बारे में सोचने के लिए। शायद मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया, लेकिन तुम हमेशा से मुझे बेस्ट थे और इसीलिए तुम किंग हो। और सच कहूँ तो नाउ आई रियलाइज दैट यू आर अ रियल किंग। और अब मुझे समझ में आया कि क्यों आशी सॉरी भाभी के फादर ने आपको चुना अपनी प्रिंसेस के लिए, बिकॉज ओनली किंग मेक टू प्रिंसेस बी अ क्वीन, यू आर मेड फॉर ईच अदर। प्लीज हो सके तो मुझे मेरी बेवकूफ़ी के लिए माफ कर देना। मुझे एहसास है कि मैं अपनी बेवकूफ़ी में आकर आपको, अपनी फैमिली को और सबसे ज्यादा आशी को तकलीफ दी है। मेरी गलती की माफी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे बेवकूफ समझकर माफ कर दोगे और मेरी तरफ से आपको भी आपकी वेडिंग नाइट के लिए कांग्रेचुलेशंस। इतना कहकर रॉकी क्रिश से थोड़ा अलग हुआ और क्रिश शॉकन रिएक्शन के साथ रॉकी की बातों को सुन रहा था, लेकिन रॉकी से अलग होते ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं थे। उसने रॉकी की पीठ को थपथपाते हुए कहा, बस कर, चल जा यहाँ से, तेरी वाइफ तेरा इंतजार कर रही होगी इससे पहले कि वह सो जाए। क्रिश की बात सुनकर रॉकी के चेहरे पर मुस्कान थी। वह तुरंत हाँ में सर हिलाकर वहां से दौड़ गया, लेकिन वह दोनों इस बात से अनजान थे कि कुछ ही दूरी पर एक जोड़ी नीली आंखें उन दोनों भाइयों को आपस में सारी प्रॉब्लम क्लियर करते हुए देख रही थी। और अब उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे थे। यह कोई और नहीं बल्कि मीत था, जो नींद न आने के कारण बाहर कॉरिडोर में टहलने आया था। और अब शायद उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद वह गलत था। उसका कोल्ड हार्टेड भाई इतना भी कोल्ड हार्टेड नहीं था। वह हमेशा अपने भाइयों को अपनी प्रायोरिटी समझता था, भले ही वह इस बात को शो ना करे। क्रिश अपने कमरे में जैसे ही आया तभी उसकी नज़र बेड पर गई, जहां आशी नहीं थी। आशी को अपने बेड पर न देखकर क्रिश की आंखें कोल्ड हो गई। वह गुस्से से दांत पीसते हुए आशी को कमरे में ढूंढने लगा और अगले ही पल सामने का नज़ारा देखकर वह काफी हैरान था। वहीं दूसरी तरफ राका और याना का कमरा। राका, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तुमसे KUSS भी चीज के लिए बहस नहीं करूंगी, लेकिन मुझे तुमसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए। प्लीज मेरी आंटी और मेरे कजन्स को अपने टारगेट से आज़ाद कर दो। देखो मुझे पता है तुम मुझे कंट्रोल करने के लिए उन लोगों को टारगेट बना रहे थे, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ और अपनी मर्जी से तुम्हारे सामने अपनी हार स्वीकार करती हूँ। प्लीज एक वाइफ के तौर पर नहीं, लेकिन अपने बच्चों की माँ के तौर पर ही मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। प्लीज राका। इन शब्दों को कहते हुए याना काफी इमोशनल लग रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब ही दर्द था, जैसे अब उसके अंदर उसका कुछ रहा ही नहीं। वह टूट चुकी थी। KUSS मत के आगे वह हार मान चुकी थी और न जाने क्यों उसे आज पहली बार इस तरह देखकर राका को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। राका अपनी गहरी नीली आंखों से याना की खूबसूरत हरी आंखों में देखते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी बातों को मान लूं तो तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ोगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी हर बात मानोगी और KUSS भी मामले में बहस नहीं करोगी। तुम आज से और अभी से पूरी तरह से मेरी हो, वह भी अपनी मर्जी से। मैं जो चाहे तुमसे कह सकता हूँ और करवा सकता हूँ। तुम मुझे ना नहीं कह सकती। अगर तुम मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है। राका की बात सुनकर याना ने धीरे से हाँ में सर हिलाया, जो देखकर राका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। राका ने अपना मोबाइल निकाला, उस पर कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया और अब वह यूं ही याना पर झुके हुए उसके होठों पर लाइट कुस करते हुए बोला, ये प्रॉमिस वह है जो तुमने मुझसे लिया, लेकिन एक प्रॉमिस मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। KUSS भी कीमत पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद तुम पर और तुम्हारी अंदर मेरे बच्चे पर सिर्फ मेरा हक होगा। बदले में तुम्हारी हर जरूरत, तुम्हारी पसंद नापसंद और हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा, लेकिन कभी भी मुझे डिसअपॉइंट करने की या गुस्सा
दिलाने की कोशिश मत करना, वरना तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें आज से मेरी गुड वाइफ बनकर रहना होगा, खासतौर से लोगों के सामने आई बात समझ में। राका अपनी बातों को कहते हुए काफी गंभीर लग रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसे देखकर ही लग रहा था कि वह अपनी बातों को लेकर कितना सीरियस है। याना को भी उसकी बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। न जाने क्यों आज उसे राका से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि आज राका की बाहों में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन बाहों में वह पूरी तरह सुरक्षित है। अब याना जानती थी कि उसे क्या करना है। याना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि शायद अब वक्त आ चुका था कि वह खुद को राका की बाहों में सौंप दे। याना चुपचाप बिना KUSS ऑब्जेक्शन के आंखें बंद करके लेटी हुई थी, जो शायद उसकी रजामंदी थी कि अब राका उसके साथ जो करना चाहता है वह कर सकता है। याना को अपनी आंखें बंद कर लेते हुए राका उसके चेहरे की तरफ देखने लगा और उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। न जाने क्यों ये चेहरा उसे एक अजीब भी कशिश महसूस करवाता था। ये चेहरा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। याना लगभग 5 मिनट तक यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी और राका की मूवमेंट का इंतजार कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि राका कोई भी हरकत नहीं कर रहा। तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो राका उससे दूर होकर क्लोजेस्ट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, जो अपनी ड्रेस चेंज करो, ये तुम्हारे लिए इनकंफर्टेबल है। अचानक राका को खुद से दूर होता हुआ देखकर याना पूरी तरह हैरान थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि राका आज की रात उसे छोड़ देगा, और न जाने क्यों राका को इस तरह जाता हुआ देखकर आज पहली बार याना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद राका अपना नाइट सूट पहनकर बेड पर वापस आया तो याना क्लोजेस्ट रूम में जाकर अपनी एक नी लेंथ नाइटी पहनकर आई, जो कि उसके लिए काफी कंफर्टेबल थी। यह ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत रिवीलिंग थी। राका ने याना को इस तरह देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। याना बिस्तर पर आकर राका से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके लेट गई, लेकिन ये चीज शायद राका को अच्छी नहीं लगी और अगले ही पल याना की एक सीसक निकली। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।